Studying chapter 7, which is the p block elements. Okay, so today we are going to continue this chapter and we will see next few things that we have not covered yet. Okay, we have talked about group 15 elements जिसमें नाइट्रोजन फैमिली थी, उसके बारे में अपन ने डिटेल में बात कर लिया है, उनकी अकरेंस, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब के बारे में बात कर लिया, उनकी रिएक्टिविटीज़ कैसी हैं, किसके साथ वो कितना रिएक्ट करते हैं, डाइनाइट्रोजन, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स, अमोनिया, सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं. ठीक है, उनके ऑक्साइड्स पढ़ चुके हैं, उनका वो पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. ये फैमिली अपन कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली को मैंने बताया था आपको पेंटोजन्स भी कहा जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने फॉस्फोरस की बात जो नाइट्रोजन फैमिली में आता है वो भी बात कर ली थी. फिर अपन ने क्या 16 ग्रुप एलिमेंट स्टार्ट करे थे. 16 ग्रुप एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन फैमिली वाले होते हैं. ऑक्सीजन फैमिली को अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस बोलते हैं. ये मैं आपको बता चुकी थी. इस टॉपिक में भी अपन ने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, कौन कौन सा पार्ट कंप्लीट कर लिया था? अपन ने उसका अकरेंस देख लिया था, जनरल ट्रेंड्स वगैरह देख लिए थे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर चुके थे और एनामलस बिहेवियर के बारे में भी बात कर चुके थे. सो फ्रॉम दिस वीडियो वी हैव टू कंटिन्यू विद द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है, विद डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ वो कैसा रिएक्ट करते हैं उसके बारे में अपने को आज बात करना है. तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाके वो कंप्लीट करें, इतना कंप्लीट करिए, फिर आगे इसका वीडियो में जाएंगे आप लोग तो आपको इजीली समझ में आएगा और ये चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा. रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन मतलब ग्रुप 16 के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को पता है क्या होता है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. क्या का? हाइड्रोजन का. ठीक है, तो जब अगर माइनस वाला अगर मैंने एक ई मान लिया, कोई भी ग्रुप 16 का एलिमेंट है और एक मेरा हाइड्रोजन हो गया. ठीक है, इसका कितना वैलेंसी? +1 है, इसका कितना है? -2 है. तो क्रिस क्रॉस मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ, वही करेंगे. तो किस टाइप का हाइड्राइड बन जाएगा? EH2 टाइप का क्या बन जाएगा? आपका हाइड्राइड बन जाएगा. ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम सब कैसे बनाते हैं? He2 टाइप के क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं. इनका एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं. देखो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है कि जो इजीली क्या दे दे? H+ रिलीज करते, जो क्या करे? इजीली H+ रिलीज करे वो सबसे अच्छा क्या होगा? एसिड होगा. जिसने इजीली H+ रिलीज कर दिया वो सबसे अच्छा एसिड है. अब H+ रिलीज करने के लिए उनको क्या है? बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. जैसे मान लो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा बना हुआ है. ठीक है, एसिड है तो क्या ये H+ को रिलीज करना पड़ेगा. H+ निकल जाएगा तो क्या बचेगा? He- बस बचेगा. ठीक है, तो H+ को रिलीज जिसने जितनी जल्दी कर दिया उतना वो अच्छा एसिड होगा. ठीक है, तो अपन को पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होता है. ठीक है, पता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है. डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है. ठीक है, पर देखो टेलोरियम, पोलोनियम के अपन इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पोलोनियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट की इतनी बात नहीं की जाती किसी भी ग्रुप में. ठीक है, टेलोरियम और पोलोनियम की बात करें, टेलोरियम या पोलोनियम की अपन, तो टेलोरियम एक बड़े साइज़ का एलिमेंट है. ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है? वो एक छोटा सा एलिमेंट है. तो ये बहुत, इसका साइज़ बहुत बड़ा है और इसका साइज़ क्या है? बहुत छोटा. टेलोरियम का साइज़ क्या होता है? बहुत बड़ा होता है. और हाइड्रोजन का साइज़ क्या होता है? बहुत छोटा होता है. टेलोरियम का साइज़ क्या होता है? बहुत बड़ा होता है. और हाइड्रोजन का साइज़ क्या होता है? बहुत छोटा होता है. तो अब बड़े और छोटे में इतना रिलेशन अच्छा नहीं होता है. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बड़ा और छोटे में इतना रिलेशन नहीं होता. जितना बड़े बड़े में रिलेशन अच्छा होगा, छोटे छोटे में रिलेशन अच्छा होगा. बड़े और छोटे में रिलेशन इतना अच्छा नहीं होता. अब यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहे हैं. रिलेशन मतलब इसका बॉन्ड लेंथ.
ठीक है। बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया तो उसकी वजह से इसका क्या हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपने को कम एनर्जी देना पड़ेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम हो गई तो उसकी वजह से ये हाइड्रोजन ईजिली रिलीज हो गया। अब अपन ने देखा ही है कि एसिड वो होते हैं जो ईजिली हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो बड़ा और छोटा ये इजीली इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, इजीली मतलब H+ को रिलीज कर पा रहा है, तो ये क्या होगा, गुड एसिड होगा। वहीं अपन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अच्छे से पकड़ के रखेगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए अपने को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी ताकि वो H+ को छोड़ दे। इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, इनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, इसकी वजह से बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाती है। ठीक है, फिर अपन इसी में थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब किसी भी कम ये एलिमेंट की अपन हाइड्राइड की जो बात कर रहे हैं वो हीट के लिए कितना स्टेबल है। थर्मल इज हीट, तो हीट के लिए वो कितना स्टेबल है, कितना अपन हीट देंगे तो वो उसमें कितना स्टेबल रहेगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है हाइड्राइड्स की। डाउन द ग्रुप क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप क्या होगा, ये लोग उतने ज़्यादा हीट के लिए टॉलरेंट नहीं होंगे, उतने ज़्यादा थर्मली स्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, डाउन द ग्रुप जब अपन बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, थर्मल स्टेबल वाटर हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनके पास क्या होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब रिड्यूसिंग, सामने वाले को ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे और सामने वाले को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो इनके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हाइड्राइड। ठीक है, H2O के पास इतना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं हाइड्राइड की, कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं, ये टेबल में 7.7 में दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, कौन कौन से, EO2 वाले और EO3। यहाँ पे E क्या हो गया, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। और वही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या बनाता है, O3 बनाता है। O3 मतलब ओजोन बनाता है, और सल्फर क्या बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, वहीं जब अपन ये दोनों क्या होगा, O3 और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, अपने को अच्छे से पता है। सेलेनियम क्या हो गया, एक सॉलिड हो गया। सेलेनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्साइड्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्साइड का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, डिक्रीज होता है। वहाँ पे हम हाइड्राइड के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम ऑक्साइड के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, SO2 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वहीं TOO2 क्या है, आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, पता है अपने को, अपन ने देख लिया। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नीचे जाते जाते TE ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, समझ में आया इतना। फिर E2O टाइप की जब हम बात करेंगे, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम ये क्या बनाते हैं, EO3 भी बना सकते हैं, जैसे कि SO3, SeO3, TeO3, ये सारे बना सकते हैं। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं इनके सारे ऑक्साइड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं हैलोजन के टुवर्ड्स इनका रिएक्टिविटी। हैलोजन के टुवर्ड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितने टाइप के हैलाइड्स बना सकते हैं, ये EX6 टाइप के, EX4, EX2 टाइप के बना सकते हैं। E यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन फैमिली के जो भी मेंबर हैं वो है, और X क्या है, हैलोजन है। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी का बात करते हैं। पहले किसकी स्टेबिलिटी देखेंगे कि अपन हैलोजन का कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बारे में बात कर।
पहले अपन किसके बारे में देखते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं। किसकी स्टेबिलिटी के देखेंगे, हैलाइड्स की स्टेबिलिटी देखेंगे, मतलब कि कौन सा हैलाइड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसके बारे में देखते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन का पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और ये किसी भी के साथ इतना इजीली, तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन कैरेक्टर किसका होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। डाउन द ग्रुप रेड्यूसिंग जो स्टेबिलिटी है, सॉरी, जो स्टेबिलिटी हैलाइड्स की वो डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर अपन हेक्साफ्लोराइड की बात करें। हेक्साफ्लोराइड मतलब EX6 टाइप के, ठीक है। हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो ये सिर्फ ये ही सबसे ज़्यादा स्टेबल। टेलोरियम का साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और हाइड्रोजन का साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो अब बड़े और छोटे में इतना रिलेशन अच्छा नहीं होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बड़ा और छोटे में इतना रिलेशन नहीं होता। जितना बड़े बड़े में रिलेशन अच्छा होगा, छोटे छोटे में रिलेशन अच्छा होगा। बड़े और छोटे में रिलेशन इतना अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन मतलब इसका बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया तो उसकी वजह से इसका क्या हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपने को कम एनर्जी देना पड़ेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम हो गई, तो उसकी वजह से ये हाइड्रोजन ईजिली रिलीज हो गया। अब अपन ने देखा ही है कि एसिड वो होते हैं जो ईजिली हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो बड़ा और छोटा ये इजीली, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, इजीली मतलब H+ को रिलीज कर पा रहा है, तो ये क्या होगा, गुड एसिड होगा। वहीं अपन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अच्छे से पकड़ के रखेगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए अपने को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी ताकि वो H+ को छोड़ दे। इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, इनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। इसकी वजह से बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाती है, ठीक है। फिर अपन इसी में थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब किसी भी ये एलिमेंट की, अपन हाइड्राइड की जो बात कर रहे हैं, वो हीट के लिए कितना स्टेबल है। थर्मल इज हीट, तो हीट के लिए वो कितना स्टेबल है, कितना अपन हीट देंगे तो वो उसमें कितना स्टेबल रहेगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। हाइड्राइड्स की डाउन द ग्रुप क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप क्या होगा, ये लोग उतने ज़्यादा हीट के लिए टॉलरेंट नहीं होंगे, उतने ज़्यादा थर्मली स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब अपन बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, थर्मल स्टेबल वाटर हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनके पास क्या होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब रिड्यूसिंग, सामने वाले को ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे और सामने वाले को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो इनके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हाइड्राइड, ठीक है। H2O के पास इतना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं हाइड्राइड की, कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं, ये टेबल में 7.7 में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, कौन कौन से, EO2 वाले और EO3। यहाँ पे E क्या हो गया, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। और वही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या बनाता है, O3 बनाता है। O3 मतलब ओजोन बनाता है, और सल्फर क्या बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। वहीं जब अपन ये दोनों क्या होगा, O3 और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, अपने को अच्छे से पता है। सेलेनियम क्या हो गया, एक सॉलिड होता है। सेलेनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्साइड्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्साइड का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, डिक्रीज होता है। वहाँ पे हम हाइड्राइड के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम ऑक्साइड के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है।
SO2 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वहीं TOO2 क्या है आपका, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, पता है अपने को, अपन ने देख लिया। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नीचे जाते जाते TE ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, समझ में आया था। फिर E2O टाइप की जब हम बात करेंगे, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम ये क्या बनाते हैं, EO3 भी बना सकते हैं, जैसे कि SO3, SeO3, TeO3 ये सारे बना सकते हैं। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं इनके सारे ऑक्साइड्स। ठीक है, अपन देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन की तरफ ये एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये कितने टाइप के हैलाइड्स बना सकते हैं, EX6, EX4, EX2 टाइप के हैलाइड्स बना सकते हैं। E यहाँ पे क्या है, 16 ग्रुप एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, और X क्या है, हेलोजन है। तो पहले अपन हेलोजन की स्टेबिलिटी देखते हैं। डाउन द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हेलोजन होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। मतलब स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अब इन तीनों टाइप के फ्लोराइड्स में से जो हेक्सा फ्लोराइड है, मतलब EX6 वाला जो फ्लोराइड है, वो सिर्फ स्टेबल होता है। ठीक है, वही स्टेबल होता है। हेक्सा फ्लोराइड, सारे नहीं, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं, सिर्फ फ्लोराइड। ठीक है, याद रखना, हेक्सा फ्लोराइड ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, फिर हेक्सा फ्लोराइड क्या होता है, गैशियस नेचर का होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। और वहीं सल्फर का हेक्सा फ्लोराइड की हम बात करें, ESF6, ये एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, ये काय के लिए स्टेबल हो जाता है, स्टेरिक रीजन के लिए ये क्या हो जाता है, स्टेबल कहलाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं टेट्राफ्लोराइड के बारे में। अपन देखते हैं तो टेट्राफ्लोराइड क्या बना रहा है, SeF4। ठीक है, ये क्या हो गया, गैस हो गया। Se क्या हो गया आपका, लिक्विड हो गया। और Te क्या हो गया आपका, सॉलिड हो गया, इनके फ्लोराइड्स। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp3d हो रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो किसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सल्फर लगा दिया, ओके, और ये मेरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बन गई। ठीक है, 4 फ्लोरीन लगाने हैं, ये मैंने 4 फ्लोरीन लगा दिए। ओके, फिर एक क्या बचा, लोन पेयर बचा। तो एक मैंने लोन पेयर कहाँ लगा दिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया। और बाकी सारी जगह क्या लगा दिया, फ्लोरीन बना। ये क्या मेरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। इसको अपन क्या बोलते हैं, सीसॉ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। अब सीसॉ ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं, आपने सीसॉ देखा होगा तो उसमें नीचे से 2 सपोर्ट रहता है, यहाँ पे वो लगा रहता है, एक यहाँ पे बैठता है, एक यहाँ पे बैठता है। ठीक है, और ऊपर नीचे अपन करते रहते हैं सीसॉ। तो उसी टाइप का हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट हो गया, और ये क्या हो गई, एक डंडी हो गई जो इसके ऊपर रखी हुई है, जिसके ऊपर कोई भी बैठकर झूलता है। नॉर्मली अपन बात कर रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली अपन सीसॉ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, सारे क्या बनाते हैं, डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाते हैं। ठीक है, ये डाइहैलाइड होते हैं। इनका ज्योमेट्री क्या हो गया, sp3। तो ऑक्सीजन जो है वो डाइक्लोराइड नहीं बना पाएगा और डाइब्रोमाइड भी नहीं बना पाएगा, बाकी सब बना देंगे। और इनका ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। जो मोनोहेलाइड्स होते हैं, मोनोहेलाइड्स मतलब सिंगल वाले जो हेलाइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डाइमराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी अपन देख रहे थे SeF2। ठीक है, पर ये क्या है, SF टाइप है। मोनोहेलाइड मतलब एक ही हेलाइड है। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे नहीं पाए जाते, बट कि क्या हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। डाइमराइज मतलब 2 यूनिट एक साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है, 2 SeF2 जुड़ गए, SF जुड़ गए 2, तो क्या बना देगा, SeF2 टाइप का। तो ये क्या हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं जनरली। ठीक है, जैसे SeF2, Se2Cl2, Se2Br2 एंड सो ऑन। ठीक है,
फिर ये जो डायमर्स होते हैं ये क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। ये जो डायमर्स हैं वो क्या देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो एक ही एलिमेंट है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज भी हो जाए और क्या हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, यहाँ पे एसई का क्या निकालेंगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ पे आप SE2 का ऑक्सीडेशन निकालेंगे, यहाँ पे SE का ऑक्सीडेशन निकालेंगे और यहाँ के SE का ऑक्सीडेशन निकालेंगे और बताएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, ये कौन सा SE ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, या ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन दोनों में से क्या, कौन सा चीज़, कौन सा SE ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, आपको बेसिकली वो बताना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इनने बोला है कि H2S लेस एसिड है देन H2TE, तो आप इजीली बता सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो आप, क्योंकि TE और HE का क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होता है, इसकी वजह से वो क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज कर देता है इजीली, उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। फिर आपको इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स बताना है सल्फर का, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है किसकी, हाइड्राइड्स की, ग्रुप 16 एलिमेंट के, और फिर बताना है H2O लिक्विड क्यों है और H2S गैस क्यों है। तो ये सारे होमवर्क आप कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे डाइऑक्सीजन के बारे में, डाइऑक्सीजन मतलब O2 के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।